ये बात तो सब जानते हैं कि अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स किसी भी प्रबंधक के लिए कितना जरूरी है। सोचिए, अगर आपको कंपनी के संसाधनों का सही उपयोग नहीं आता तो आप कैसे मुनाफा कमा पाएंगे? प्रबंधक के रूप में आपको हर फैसले के पीछे के आर्थिक कारण समझने होंगे। क्या आपको पता है, हर छोटी या बड़ी चीज का प्रभाव आपकी कंपनी के बजट पर पड़ता है। इसीलिए आज की इस प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में बिना अर्थशास्त्र की समझ के किसी भी व्यवसाय का सफल होना मुश्किल है। आज हम कवर करेंगे डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या आप जानते हैं कि अर्थशास्त्र की सही परिभाषा क्या है, इसकी प्रकृति और दायरा कितना व्यापक है? इसके बाद आएगा इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल, जहां हम समझेंगे कि छोटे छोटे बदलावों का कितना बड़ा असर हो सकता है। फिर बात करेंगे ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स की, जिससे आप अपने संसाधनों का सबसे अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी का क्या मतलब होता है, ये कैसे काम करती हैं? और हां, इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल, जहां हम सीखेंगे कि सीमांत लाभ का संतुलन कैसे बनाए रखा जाता है। अंत में हम करेंगे तुलना माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की, ताकि आपको समझ आ सके कि व्यक्तिगत स्तर पर और समग्र स्तर पर अर्थशास्त्र कैसे काम करता है। क्या आप तैयार हैं? अर्थशास्त्र क्या है? क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ पैसे से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल नहीं, यह तो हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है। अर्थशास्त्र वो अध्ययन है जिसमें हम समझते हैं कि लोग, व्यवसाय और सरकारें सीमित संसाधनों का इस्तेमाल कैसे करती हैं ताकि अनंत इच्छाओं को पूरा किया जा सके। है ना हैरान करने वाली बात? सोचिए, अगर हमारे पास असीमित संसाधन होते तो क्या हमें कभी कुछ चुनने की जरूरत पड़ती? शायद नहीं। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं है, अर्थशास्त्र हमें बताता है कि हमें क्या चुनना चाहिए और कैसे अपने संसाधनों का सबसे अच्छा उपयोग करना चाहिए, चाहे वो समय हो, पैसा हो या कच्चा माल। अर्थशास्त्र के दो प्रमुख हिस्से हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रोमिक्स। मान लीजिए कि आप एक दुकान के मालिक हैं और आपको तय करना है कि अपने सामान की कीमत कितनी रखनी चाहिए ताकि अधिकतम लाभ कमा सकें। यह दूसरी तरफ, अगर महंगाई, बेरोजगारी या देश की आर्थिक वृद्धि की बात हो तो यह आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। संक्षेप में, अर्थशास्त्र हमें यह सिखाता है कि इस दुनिया में जहां हमारी इच्छाएं असीमित हैं लेकिन संसाधन सीमित, वहां समझदारी से कैसे निर्णय लिए जाएं। अर्थशास्त्र की प्रकृति, नेचर और दायरा, स्कोप क्या है, यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमें समझाता है कि अर्थशास्त्र वास्तव में क्या है और यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। प्रकृति की बात करें तो अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। यह मानव व्यवहार और उनके चुनावों का अध्ययन करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम हमेशा एक दूसरे से कैसे प्रभावित होते हैं? अर्थशास्त्र में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे लोग और समाज सीमित संसाधनों का उपयोग करते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। ये एक अत्यंत गतिशील और जटिल प्रक्रिया है, क्या नहीं? अब बात करते हैं दायरे की। अर्थशास्त्र का दायरा बहुत व्यापक है। ये केवल उत्पादन, वितरण और उपभोग तक सीमित नहीं है, बल्कि ये व्यापार, रोजगार, सरकारी नीतियां और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तक फैला हुआ है। सोचिए, जब हम किसी उत्पाद की कीमत बढ़ाते हैं तो इसका असर किस किस पर पड़ता है? उपभोक्ता, विक्रेता और यहां तक कि पूरी अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है। अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शामिल है विपणन, मार्केटिंग, वित्त, फाइनेंस, उद्योग, इंडस्ट्री और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड। ये सभी क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और समझना जरूरी है कि कैसे हर एक का प्रभाव समग्र अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो अर्थशास्त्र की प्रकृति और दायरा हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने निर्णयों को समझदारी से ले सकते हैं और कैसे ये निर्णय हमारे जीवन को आकार देते हैं। क्या आप इससे सहमत नहीं हैं? इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह अर्थशास्त्र में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि हमें केवल उन परिवर्तनों पर ध्यान देना चाहिए जो निर्णय लेने में सीधे प्रभाव डालते हैं। क्या आपको पता है, छोटे छोटे बदलाव भी कभी कभी बड़े फैसलों का आधार बन सकते हैं। मान लीजिए आप एक व्यवसाय चला रहे हैं और सोच रहे हैं कि उत्पादन बढ़ाना चाहिए या नहीं। इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल के अनुसार आपको यह देखना होगा कि उत्पादन बढ़ाने से आपके कुल लागत में कितना परिवर्तन होगा और उससे मिलने वाले लाभ का क्या लाभ लागत से अधिक होगा। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि केवल वही निर्णय लें जो वास्तविकता में फायदेमंद हो। इसे समझने के लिए एक और उदाहरण लें। अगर आप एक नया उत्पाद लॉन्च करने की सोच रहे हैं तो आपको यह देखना होगा कि क्या नए उत्पाद के लिए किए गए अतिरिक्त निवेश का लाभ मिलेगा। क्या आप समझ रहे हैं? इस सिद्धांत का उपयोग हर क्षेत्र में किया जा सकता है, व्यापार, वित्त और यहां तक कि व्यक्तिगत जीवन में भी। क्या यह नहीं है एक प्रभावशाली तरीका निर्णय लेने का? इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि हर निर्णय को ध्यान से और तर्कसंगत तरीके से लेना चाहिए ताकि हम अपने संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कर सकें। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स अर्थशास्त्र में एक बेहद महत्वपूर्ण विषय है। क्या आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या है?
ये तकनीकें हमें सिखाती हैं कि सीमित संसाधनों का सबसे अच्छा उपयोग कैसे किया जाए। सोचिए, अगर आपके पास सीमित समय और पैसे हैं, तो आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि आप सबसे बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें? इसका एक मुख्य सिद्धांत है कि हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सभी संभावनाओं का मूल्यांकन करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप एक व्यवसाय चला रहे हैं और सोच रहे हैं कि आपको कितना उत्पादन करना चाहिए, तो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स आपको यह तय करने में मदद करेंगी कि सही मात्रा क्या होगी ताकि आपके मुनाफे में अधिकतम वृद्धि हो। आपने सुना होगा कि कम लागत में अधिक लाभ का सिद्धांत। क्या यह आपको नहीं लगता कि यह एक बेहतरीन विचार है? ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स का उद्देश्य यह है कि हम अपने निर्णयों को इस तरह से आकार दें कि हम अपने लक्ष्यों को कम लागत में पूरा कर सकें। इसे समझने के लिए मान लीजिए कि आप एक फैक्ट्री चला रहे हैं और आपके पास कुछ मशीनें हैं। आपको तय करना है कि किन मशीनों का उपयोग अधिकतम उत्पादन के लिए करना है। क्या आप देखेंगे कि कौन सी मशीन सबसे अधिक उत्पादक है और कौन सी खर्चीली? यही है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स का जादू। तो ये तकनीकें केवल व्यापार में ही नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में लागू होती हैं, चाहे वो व्यक्तिगत वित्त हो या सरकारी नीतियां। क्या आपको नहीं लगता कि यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें निर्णय लेने में मदद करता है? कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या है? ये दोनों सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करते हैं कि उपभोक्ता अपनी पसंद और संतोष को कैसे मापते हैं। क्या आपको पता है कि ये आर्थिक निर्णय लेने में कितनी अहमियत रखते हैं? कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब है कि हम उपभोक्ता संतोष को माप सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको एक पिज्जा मिलता है और आप कहते हैं कि वह आपको 80 यूनिट संतोष देता है। यह संख्या हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि उस पिज्जा का आपके लिए कितना मूल्य है। क्या यह विचार आपको नहीं लुभाता? लेकिन क्या हर चीज को इस तरह मापना संभव है? यहीं पर इसकी सीमाएं शुरू होती हैं। अब बात करते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी की। यह सिद्धांत कहता है कि हम संतोष की मात्रा को सीधे माप नहीं सकते, लेकिन हम अपनी पसंद को क्रम में रख सकते हैं। जैसे अगर आप कहते हैं कि आपको चॉकलेट पिज्जा से ज्यादा पसंद है, तो आप इसे पहले स्थान पर रखते हैं और फिर अन्य विकल्पों को क्रम में रखते हैं। क्या आप नहीं समझते कि यह बहुत आसान है? उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके पास 3 विकल्प हैं, चॉकलेट, वनीला और स्ट्रॉबेरी। आप कह सकते हैं कि चॉकलेट आपकी पहली पसंद है, वनीला दूसरी और स्ट्रॉबेरी तीसरी। यह हमें एक स्पष्ट तस्वीर देता है कि आप किसे अधिक पसंद करते हैं, लेकिन इसकी मात्रा नहीं बताता। इसलिए कार्डिनल यूटिलिटी हमें संतोष की मात्रा बताने में मदद करता है, जबकि ऑर्डिनल यूटिलिटी हमें यह बताता है कि हम अपनी पसंद को कैसे क्रम में रख सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये दोनों सिद्धांत उपभोक्ता व्यवहार को समझने में बेहद महत्वपूर्ण है? इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल क्या है? यह सिद्धांत हमें बताता है कि जब उपभोक्ता अपने संसाधनों का वितरण करता है, तो उसे हर एक विकल्प से मिलने वाले सीमांत लाभ को समान करना चाहिए। क्या आप सोच सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है? मान लीजिए आपके पास एक निश्चित बजट है और आपको कुछ वस्त्र खरीदने हैं, जैसे टी शर्ट, जीन्स और जूते। इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल के अनुसार आपको यह देखना होगा कि प्रत्येक वस्त्र से मिलने वाला सीमांत उपयोग, मार्जिनल यूटिलिटी, एक जैसा हो। जैसे अगर आपको पहली टी शर्ट से 8 यूनिट संतोष मिलता है और दूसरी टी शर्ट से 5 यूनिट, तो आप पहले वाले पर अधिक खर्च करेंगे। क्या यह समझदारी नहीं है? अब अगर आप जीन्स और जूतों की भी खरीदारी कर रहे हैं, तो आपको हर एक वस्त्र के लिए संतोष का मूल्यांकन करना होगा। जब तक हर वस्त्र का सीमांत उपयोग समान नहीं हो जाता, तब तक आपके लिए सबसे अच्छा निर्णय लेना मुश्किल होगा। इस सिद्धांत का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है, जैसे उपभोक्ता व्यवहार, उत्पादन और यहां तक कि निवेश निर्णयों में भी। सोचिए, अगर आप अपने बजट का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो आप संभवतः एक या एक से अधिक विकल्पों से अधिक लाभ नहीं उठा पाएंगे। इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल यह सिखाता है कि हमें हमेशा संतोष के स्तर को संतुलित करना चाहिए, ताकि हम अपने संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कर सकें। क्या आपको नहीं लगता कि यह एक बेहद प्रभावशाली तरीका है निर्णय लेने का? माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के 2 प्रमुख शाखाएं हैं। क्या आप जानते हैं कि ये दोनों कितनी महत्वपूर्ण है और कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है व्यक्तिगत स्तर का अर्थशास्त्र। यह अध्ययन करता है कि कैसे व्यक्ति, परिवार और व्यवसाय अपने संसाधनों का उपयोग करते हैं और कैसे वे कीमतों, उत्पादन और उपभोग का निर्णय लेते हैं। सोचिए, जब आप बाजार में किसी सामान की कीमत चेक करते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के अनुसार सही चुनाव करते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप एक कपड़े की दुकान में हैं। आप तय करते हैं कि आपको टी शर्ट खरीदनी है, लेकिन आपकी पसंद और बजट आपको यह तय करने में मदद करते हैं कि आपको कौन सी टी शर्ट खरीदनी है। यहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके व्यक्तिगत निर्णय और संतोष को समझने में मदद करता है। क्या यह स्पष्ट है? अब चलिए बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। यह बड़े स्तर पर अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है, जैसे राष्ट्रीय आय, महंगाई, बेरोजगारी और सरकारी नीतियां। क्या आपको पता है कि जब सरकार किसी योजना की घोषणा करती है, तो उसका असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है?
उदाहरण के लिए, अगर सरकार टैक्स बढ़ाती है तो इससे उपभोक्ता की खर्च करने की क्षमता पर असर पड़ता है। यह पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। महंगाई बढ़ सकती है, रोजगार के अवसर घट सकते हैं और विकास की गति धीमी हो सकती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें यह समझने में मदद करता है कि बड़े आर्थिक कारक कैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें व्यक्तिगत स्तर पर निर्णय लेने में मदद करता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स व्यापक स्तर पर अर्थव्यवस्था की स्थिति और बदलावों को समझाता है। दोनों ही शाखाएं हमारे जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्या आप इससे सहमत नहीं हैं? आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले सत्र में मिलते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आप तैयार हैं अगली बार और भी मजेदार जानकारी के लिए? धन्यवाद और मिलते हैं जल्दी ही।